हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। हिस्ट्री के 1000 वन लाइनर की सीरीज मेरे द्वारा आप लोगों के लिए स्टार्ट की गई है। इस सीरीज़ के ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। आई होप आप लोगों ने वो 2 पार्ट भी देख लिए होंगे। अगर अभी भी कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने वो 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन दोनों पार्ट के लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। वहाँ से जा कर के भी आप लोग वो 2 पार्ट देख सकते हैं। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग इस वीडियो में इस सीरीज़ का 3rd पार्ट करने वाले हैं और आज आप लोगों की ऑलमोस्ट जो हिस्ट्री की सीरीज़ है वो एंड हो जाएगी। इसके बाद आप लोग कौन सी सीरीज़ चाहते हैं? ज्योग्राफी के 1000 की सीरीज़ चाहते हैं, या फिर साइंस के 1000 की सीरीज़ चाहते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स के 1000 की सीरीज़ चाहते हैं? तो जो भी सीरीज़ आप लोग चाहते हैं तो उस सीरीज़ के लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, वो सीरीज़ हम स्टार्ट कर लेंगे। बाकी एक पॉइंट और बता देता हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट इस सीरीज़ को देख सकते हैं। तो जो भी एसएससी सीजीएल वाले एस्पिरेंट है वो देख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का सीएचएसएल का एग्ज़ाम होगा वो भी देख सकते हैं, एमटीएस वाले भी देख सकते हैं, और जो आप लोगों के इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट आई हुई है वो कैंडिडेट भी देख सकते हैं, और जो केवीएस में आप लोगों का जेएसए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा इनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। और जो मेनली मैंने ये डिज़ाइन कर रखी है वो आप लोगों का होता है एफसीआई की जो AG3 मेंस होगा, AG3 मेंस होगा, वहाँ तो आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसमें जो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ वो आप लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री होगी। तो यहाँ से आप लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। इससे पहले मैंने आप लोगों को क्या क्या कवर करवाया वो भी बता देता हूँ। एंशियंट हिस्ट्री हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या करी थी, दिल्ली सल्तनत कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो बाबर वाला यानी कि जो हमारा मुग़ल एम्पायर था ये भी हम कवर कर चुके हैं। तो इसके भी वन लाइनर, इसके भी वन लाइनर, इसके भी वन लाइनर और इसके भी हम वन लाइनर हम लोग कवर कर चुके हैं। तो जो अब हम कवर कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के वन लाइनर है जिसमें आज आप लोगों की ये हिस्ट्री कवर हो रही है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन था, एक बात और बता देता हूँ, आप लोग पीडीएफ की डिमांड कर रहे थे तो पीडीएफ मैंने अभी तक नहीं डाली थी। आज आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, और इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है ना वहाँ पर भी मैं आप लोगों के लिए पिन कर दूंगा, जिससे आप लोग पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर पाएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन रिवाइज कर पाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का, वेयर आर द ट्रेस ऑफ द पुर्तगीज कल्चर फाउंड इन इंडिया? तो पुर्तगीज कल्चर इंडिया में कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गोवा में। कहाँ पाया जाता है? गोवा में पाया जाता है। अब हम लोग पुर्तगीज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं मैं आप लोगों को सारे करके एक एक करके रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि पुर्तगीज इंडिया में सबसे पहली जो यूरोपियन पावर थी वो पुर्तगीज थी। और ये इंडिया में कब आए थे? तो ईयर था आप लोगों का 1498 में आए थे। एक फैक्ट क्लियर हो गया आप लोगों का। फिर आप लोगों से पूछा जाता है कि आए कौन थे? तो ये आए थे आप लोगों के वास्को डिगामा आए थे। फिर आप लोगों से पूछा जाता है कि जो वास्को डिगामा आए थे ये किस रूट से आए थे? तो किस रूट से आए थे? कैप ऑफ गुड होप, ये था आप लोगों का कैप ऑफ गुड होप। ये आप लोगों का जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसके सदर्न में पड़ता है, एकदम साउथ अफ्रीका के पास। कैप ऑफ गुड होप के रास्ते आए थे। फिर उसके बाद किसकी हेल्प से ये इंडिया पहुंचे थे? तो अब्दुल मनीद, किसकी सहायता से? अब्दुल मनीद की सहायता से इंडिया पहुंचे थे। और फिर इंडिया में जब ये पहुंचे थे तो आप लोगों से पूछा जाता है कि किस पोर्ट पर पहुंचे थे? उस पोर्ट का नाम था कालीकट। क्या नाम था? कालीकट पोर्ट था। तो कालीकट पोर्ट पर पहुंचे थे। फिर वहाँ का जो लोकल रूलर था वो कौन था? वो था जमोरिन। ये भी पूछा जाता है आप लोगों से। जमोरिन ने इनका वेलकम किया था। तो इतने फैक्ट आप लोग याद रखोगे। 1498 में आए थे, वास्को डिगामा आया था। उसके बाद किस जो रास्ता था वो कौन सा था? कैप ऑफ गुड होप का रास्ता था। अब्दुल मनीद की हेल्प से पहुंचा था। कालीकट का पोर्ट था, और वहाँ का जो लोकल रूलर था जमोरिन, उसने इनका वेलकम किया था। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ। पुर्तगालियों के आप लोगों से पूछा जाता है कि इनके फर्स्ट वॉइसरॉय कौन थे? तो पुर्तगालियों के जो फर्स्ट वॉइसरॉय है ये भी पूछा जाता है। तो ये कौन थे? ये थे पहले वाले थे अल्फांसो, ये तो आप लोगों के फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा। तो ये जो फ्रांसिस्को द अल्मेडा थे ये फर्स्ट वाइसराय थे किसके? पुर्तगालियोज के। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कोई भी अगर पहली बार इवेंट होता है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पुर्तगीज के फर्स्ट वाइसराय कौन थे? फ्रांसिस्को द अल्मेडा थे। अगर आप लोगों से पूछा जाए सेकंड कौन थे, तो सेकंड कौन थे? अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क इनके सेकंड थे। तो दोनों याद रखने।
फ्रांसिस्को द अल्मेडा फर्स्ट थे, अल्बुकर्क इसके सेकंड थे। और आप लोगों से पूछा जाए कि पुर्तगीज़ का एक्चुअल फाउंडर कौन था, तो आप लोगों का उत्तर हो जाएगा अल्बुकर्क, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर आप लोगों से ये पूछा जाता कि जो गोवा है ये पुर्तगीज़ के पास कब आया था, तो आप लोगों को ईयर याद रखना, 1510 में गोवा पुर्तगीज़ के पास आया था। और गोवा इनके पास आया किससे था, तो किससे आया था वो भी आप लोगों से पूछा जाता है। उनका नाम है यूसुफ आदिल शाह। तो यूसुफ आदिल शाह से गोवा को इन्होंने 1510 में एनेक्स कर लिया था पुर्तगीज़ ने। तो पुर्तगीज़ के पास गोवा कब आया था, 1510 में आया था। फिर एक फैक्ट और पूछा जाता है आप लोगों से कि पुर्तगीज़ जो थे इन्होंने अपनी जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो कहाँ पर खोली थी, वो खोली थी इन्होंने कोचीन में। कहाँ पर, कोचीन में इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री ओपन की थी। तो ये कोचीन भी याद रखिएगा। तो इतने फैक्ट आप लोग को याद रखने, कोचीन, फ्रांसिस्को द अल्मेडा फर्स्ट थे, अल्बुकर्क सेकंड थे, 1510 में यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने गोवा को एनेक्स किया था, यानी कि छीना था। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और इन्होंने कब से कब तक रूल किया था, तो इन्होंने किया 1828 से लेकर के 1836 तक इन्होंने रूल किया था। क्या फैक्ट आप लोगों को याद रखना, इन्हीं के टाइम पीरियड में इंडिया से जो सती प्रथा थी उसको अबोलिश कर दिया गया था, यानी कि ख़त्म कर दिया गया था, अबोलिश कर दिया गया था विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय। किसकी, विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय की हेल्प से सती प्रथा को अबोलिश किया गया था एट द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु वर द यूरोपियन टू रीच द इंडिया फॉर ट्रेड। तो ट्रेड के लिए इंडिया सबसे पहले आने वाले कौन थे, पुर्तगीज़ थे। सबसे बाद में जाने वाले कौन थे, तब भी आप लोगों का उत्तर हो जाएगा पुर्तगीज़। उसके बाद नेक्स्ट आता है द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी, तो ये बनी थी आप लोगों की 1664 में, यानी कि 1664 में बनी थी। अब मैं आप लोगों को सारी ईस्ट इंडिया कंपनी बता देता हूँ कि कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी, और आप लोगों से पूछा भी जाता है। तो जो सबसे पहले बनी थी वो थी आप लोगों की पुर्तगाली। ये जो पुर्तगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी थी सबसे पहली थी। उसके बाद जो बनती है आप लोगों की, ये बनती है आप लोगों की अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। उसके बाद आप लोगों की डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। देन आप लोगों की डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। उसके बाद आप लोगों की फ्रांसीसी यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। अब हम लोग इनके ईयर भी देख सकते हैं, आप लोगों से ऑर्डर भी बोल सकता है लगाने के लिए कि किस ऑर्डर में कौन सी कंपनी इंडिया में आई थी। तो ये जो पुर्तगीज़ थे ये कब आए थे हम लोग देख चुके हैं, ये आए थे आप लोगों के 1498 में आए थे। इंग्लिश कब आए थे आप लोगों के 1600 में आए थे। डच कब आए थे आप लोगों के 1602 में आए थे डच के बाद डेनिश कब आए थे आप लोगों के 1616 में आए थे डेनिश। और फ्रेंच कब आए थे आप लोगों के 1664 में आए थे। तो सबके आप लोगों को ईयर भी याद रखने हैं, ऑर्डर भी याद रखना है। कुछ भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन आया था, या अंग्रेज़ों के बाद कौन आया था, अंग्रेज़ों से पहले कौन आया था, सबसे बाद में कौन गया था। तो ये आप लोगों का उत्तर होता है पुर्तगीज़। उसके बाद आप लोगों से पूछा है द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड ए परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत। तो आप लोगों को मैंने बताया था अगर पुर्तगीज़ की फर्स्ट फैक्ट्री पूछा जाए, पुर्तगीज़ की फर्स्ट फैक्ट्री पूछा जाए तो आप लोगों का उत्तर हो जाएगा कोचीन। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो इंग्लिश थे इनकी अगर फर्स्ट फैक्ट्री पूछा जाए कि इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी, तो आप लोगों का उत्तर हो जाएगा सूरत। इंग्लिश की पहली फैक्ट्री तब भी आप लोगों का उत्तर सूरत हो जाएगा। अगर पूछा जाए जो फ्रांसिस थे तो इनकी फर्स्ट फैक्ट्री थी, ये भी कहाँ पर, सूरत में। तो फ्रांस की भी सूरत में, ईस्ट इंडिया कंपनी की भी सूरत में, और जो आप लोग के पुर्तगीज़ थे इनकी जो पहली फैक्ट्री थी वो कहाँ पर थी, कोचीन में थी। तो ये आप लोगों की फर्स्ट फैक्ट्री पूछी जाती है कि किसने कब अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी। उसके बाद नेक्स्ट है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया कैम टू एंड ऑफ। तो कब आप लोगों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एंड हो गया था, तो ये था आप लोगों का 1858 आफ्टर द 1857 रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है द बैटल ऑफ वंडीवास। तो बैटल ऑफ वंडीवास कब लड़ी गई थी, तो आप लोगों से ईयर भी पूछा जाता है। 1760 में ये बैटल लड़ी गई थी। और पूछा जाता है कि किस किस के बीच ये बैटल लड़ी गई थी, तो आप लोगों को इनके याद रखना है। तो इंग्लिश थे और फ्रेंच थे। और इस बैटल को किसने विन किया था, तो इंग्लिश ने यानी अंग्रेजों ने इस बैटल को विन किया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का बॉम्बे। जो आप लोगों का बॉम्बे था, पहले इसको बॉम्बे बोलते थे, आज इसको मुंबई बोलते हैं। और ये नाम कब चेंज किया गया था, तो 1995 में ये नाम चेंज किया गया था। तो यही पूछा आप लोगों से, बॉम्बे को इंग्लिश फ्रॉम द पुर्तगीज़। तो पुर्तगीज़ के पास से बॉम्बे इंग्लिश के पास, अंग्रेजों के पास कब आया था,
तो ये आता आप लोगों का 1661 में आया था। कब आया था? 1661 में आया था। हु ग्रांटेड द परमिशन टू एस्टैब्लिश द फ्रेंच फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम, तो मसूलीपट्टनम में फ्रेंच फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए किसने परमिशन दी थी? तो ये दी थी अब्दुल्ला कुतुब शाह के द्वारा परमिशन दी गई थी। उसके बाद ये हम लोग देख चुके हैं कि वास्को डिगामा ने कब आए थे सी रूट से? 1498 में आए थे। अब्दुल मनीद की हेल्प से जमोरिन ने इनका वेलकम किया था। कैप ऑफ गुड होप्स के रास्ते आए थे और वहाँ फिर हम 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को एनेक्स कर लेते पुर्तगीज एट द टाइम पीरियड ऑफ अल्बुकर्क। हु वाज द फर्स्ट पुर्तगीज वायसराय हम लोग ऊपर देख चुके थे। कौन थे? फ्रांसिस्को द अल्मेडा थे। और अगर आप लोगों से पूछा जाए सेकंड कौन थे, तो ये थे अल्बुकर्क। उसके बाद देखते हैं हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेटअप ए सी ट्रेड सेंटर, तो ये कौन थे? पुर्तगीज थे। सबसे पहले मैंने आप लोगों के ऊपर यही बताया था। उसके बाद आता है विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब, तो औरंगजेब के द्वारा किस गवर्नर को, जो अंग्रेजी गवर्नर था, उसको बाहर निकाला गया था, एक्सपेल्ड किया गया था? तो ये कौन था? सर जॉन चाइल्ड। कौन था? सर जॉन चाइल्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं। उसके बाद आता है इन द ईयर ऑफ 1613 में अंग्रेजों ने जो अपनी फैक्ट्री जो ओपन करी थी वो कहाँ ओपन करी थी? सूरत में ओपन करी थी। विच वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया, तो ब्रिटिशों के द्वारा इंडिया में जो फर्स्ट फोर्ट बनाया गया था तो वो कौन सा था? ये था आप लोगों का फोर्ट सेंट जॉर्ज। और ये कहाँ पर है? ये कब बनाया गया था? तो 1639 में कहाँ पर बनाया गया था? चेन्नई में बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था? चेन्नई में। उसके बाद आता है खालसा वाज फाउंडेड बाय, जो खालसा था किसके द्वारा फाउंड किया गया था? ये फाउंड किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा फाउंड किया गया था खालसा। उसके बाद आता है विच वाज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक, तो गुरु नानक का जो बर्थ प्लेस है वो क्या था? तलवंडी। और ये जो तलवंडी है ये कहाँ पड़ता है? ये आप लोगों का पाकिस्तान में पड़ता है। ननकाना साहिब बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ननकाना साहिब बोलते हैं। और ये करंट में तलवंडी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। और इनकी जो डेथ हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी करतारपुर में। कहाँ पर? करतारपुर। ये कहाँ पड़ता है? ये आज के इंडिया के पंजाब में पड़ता है करतारपुर। और तलवंडी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, जहाँ पर गुरु नानक देव जी का बर्थ हुआ था। तलवंडी जो सिखिज्म के फाउंडर कहलाते हैं। कौन? गुरु नानक देव जी। वाहे गुरु दी खालसा। उसके बाद आता है विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से कौन से गवर्नर जनरल एसोसिएटेड थे? तो ये थे आप लोगों के लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने कब से कब तक रूल किया? तो 1848 से लेकर के 56 तक इन्होंने रूल किया है। इनके टाइम पीरियड पर क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ था? तो इनकी एक पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो यही पूछा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत इन्होंने जो सबसे पहला जो स्टेट है वो अनेक्स किया था वो कौन सा था? महाराष्ट्र का सतारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है सतारा, आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है। फिर 1853 में इंडिया की पहली बार ट्रेन चली थी, मुंबई से थाने के बीच चली थी, ये आप लोगों से पूछा जाता है। 1853 में फर्स्ट टाइम इंडिया में रेल चली थी। तो उस टाइम कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। फादर ऑफ रेलवे किसको बोला जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। उसके बाद नेक्स्ट आता है टीपू सुल्तान टुक सपोर्ट इन विच पावर टू फाइट इन इंग्लिश, अंग्रेजों से लड़ने के लिए टीपू सुल्तान ने किसकी सपोर्ट मांगी थी? तो किसकी थी? आप लोगों की फ्रेंच की थी। इन विच ईयर द बैटल ऑफ बक्सर, तो बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ी गई थी? 1764 में लड़ी गई थी। यहाँ पर कौन था? यहाँ था मुनरो। और बैटल ऑफ प्लासी में कौन था? क्लाइव। तो यहाँ पर मुनरो, यहाँ पर क्लाइव। और इंडिया की तरफ से कौन था? मीर कासिम। कौन? मीर कासिम। और जीती किसने थी? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों का कौन था? मुनरो। इन विच प्लेस वाज फेमस एज द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान, तो जो टीपू सुल्तान की कैपिटल क्या हुआ करती थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान डेड फाइटिंग द इंग्लिश फोर्सेस अंडर किसके टाइम पर? तो लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पर टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। और ये डेथ कब होती है? 1798 में। When did the British government start ruling India directly, तो जो आफ्टर द सेपोई म्यूटनी 1857 के बाद जो हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी वो ख़त्म हो जाती है और डायरेक्टली किसके अंडर में आ जाती है? क्राउन के अंडर में इंडिया का रूल आ जाता है। हु इशूड द फरमान ग्रांटिंग दीवानी ऑफ बंगाल बिहार उड़ीसा टू द इंग्लिश, तो ये फरमान किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था शाह आलम सेकेंड के द्वारा दिया गया था ये फरमान। उसके बाद आता है आप लोगों का विच इंडियन वाज अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी दीवान ऑफ द बिहार बाई रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बिहार का डेप्यूटी दीवान किसको अपॉइंट किया गया था? तो ये किया गया था रजा सिताब रॉय को। रजा सिताब रॉय को आफ्टर द
बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो इलाहाबाद की ट्रीटी होती है। उसके बाद आता है हैदर अली वाज डिफीटेड एट पोर्टो नोवो। मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों से पूछा जाता है पोर्टो नोवो इस जगह पर हैदर अली को किस ब्रिटिश जनरल ने डिफीट किया था, तो सर आयरकूट ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है सर आयरकूट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का द सक्सेसर ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। पूछा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह के जो सक्सेसर थे ये कौन थे, ये खड़ग सिंह थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है खड़ग सिंह। विच सिख गुरु हेल्प द रेबेल प्रिंस खुसरो विद द मनी एंड ब्लेसिंग। तो किसने किस हेल्प की थी खुसरो की, तो ये की थी गुरु अर्जुन देव ने, जो 5वें नंबर के सिख गुरु जी थे। सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो किस बैटल में, प्लासी में कब लड़ी गई थी, 1757 में। अंग्रेजों की ओर से कौन था, क्लाइव, और इंडिया की ओर से कौन था, सिराजुद्दौला। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन हुज रेन गुरु नानक देव एस्टेब्लिश सिखिज्म। तो सिखिज्म जो फाउंड किया गया था गुरु नानक देव जी के द्वारा, तो ये किसके टाइम पीरियड पर फाउंड किया गया था, तो सिकंदर लोदी के टाइम पीरियड पर। उसके बाद आप लोगों से पूछा है हु कंप्लाइड आदि ग्रंथ। जो आदि ग्रंथ है इसको किसने कंपाइल किया था, तो इसको किया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। किसके द्वारा, गुरु अर्जुन देव। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड इन 1833 लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद आता है व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी, 1757 में। सिराजुद्दौला क्लाइव। हु फाउंडेड द इंडिपेंडेंट सल्तनत ऑफ बंगाल। तो बंगाल में जो इंडिपेंडेंट सल्तनत थी उसको किसने फाउंड किया था, मुर्शीद कुली खां के द्वारा। किसके द्वारा, मुर्शीद कुली खां। हु फाउंडेड सिखिज्म, ऊपर देख चुके हैं, गुरु नानक देव जी। उसके बाद आप लोगों का विच सिख गुरु अज्यूम टू द टाइटल ऑफ सच्चा बादशाह। तो जो सच्चे बादशाह का टाइटल है ये किस सिख गुरु जी ने अडोप्ट किया था, ये किया था गुरु हरगोविंद जी ने। किसने, गुरु गोविंद जी ने। ये आप लोगों का हो जाएगा गुरु गोविंद जी के द्वारा ये टाइटल अडोप्ट किया गया था। इसको मैं आप लोगों को पीडीएफ में करेक्ट करके दे दूंगा, गुरु गोविंद जी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो हम लोग ऊपर देख चुके हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद आता ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योर्ड एट दीवानी फ्रॉम, किससे, शाह आलम द्वितीय से। ऊपर देख चुके हैं द गुरुमुखी स्क्रिप्ट, तो ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, तो गुरु अंगद जी जो सेकंड गुरु थे। हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वाज स्टार्टेड। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, तो लॉर्ड एम हस्ट। हु वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। तो इंडिपेंडेंट लास्ट नवाब कौन थे, तो मीर कासिम थे। व्हाट वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया, कब बनाई गई थी, तो ये आप लोगों की मुंबई में बनाई गई थी। उसके बाद आता वेयर वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, कब इस्टेब्लिश की गई थी, ये जमशेदपुर में इस्टेब्लिश की गई थी। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाई, किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगर पूछे टाइम पीरियड तो 1793 में परमानेंट सेटलमेंट बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। द फर्स्ट रेलवे, ऊपर देख चुके हैं, 1853 में। किसके टाइम पीरियड पर, डलहौजी के, फादर ऑफ इंडियन रेलवे डलहौजी। गांधीजियन इंटरवेंशन इन द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो 1918 में हुई थी, रिजल्टेड इन द इन्हांसमेंट ऑफ वेजेज ऑफ, जो उसमें जो स्ट्राइक थी आप लोगों की, जो अहमदाबाद के जो मिल स्ट्राइक के वो थे मजदूर, उनके लिए स्ट्राइक थी। तो इसमें पूछा आप लोगों की स्ट्राइक के बाद जो वेजेज है वर्कर्स की वो कितनी बढ़ा दी गई थी, 35%। कितनी, 35%। द मेन ग्रेवेंसेस ऑफ द पीजेंट इन द चंपारण सत्याग्रह, जो चंपारण का जो सत्याग्रह हुआ जो 1917 में हुआ था, तो ये एक किसका था, पीजेंट यानी किसानों का ये ग्रेवेंसेस थी। तो मेन कारण क्या था इसका, था 3 काठिया सिस्टम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 काठिया सिस्टम को ही अबोलिश करने के द्वारा राजकुमार शुक्ल को, किसने, राजकुमार शुक्ल के द्वारा महात्मा गांधी जी को इनवाइट किया गया था चंपारण बिहार में मूवमेंट करने के लिए। और इनके साथ कौन थे यहाँ पर, राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भारत का पहला फैक्ट्री एक्ट कब आया था, तो यह आया था आप लोगों का 1881 में, याद रखिएगा 1881 में। उसके बाद आप लोगों से पूछा है फर्स्ट रेलवे लाइन वाज लेट डाउन, ऊपर देख चुके हैं, डलहौजी के टाइम पीरियड पर 1853 में। द इंग्लिश इंट्रोड्यूस द रैयतवाड़ी सिस्टम, तो जो रैयतवाड़ी सिस्टम था ये कि कहाँ पर, कौन कौन सी प्रेसिडेंसी में स्टार्ट किया गया था, तो मद्रास में एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी सिस्टम स्टार्ट किया गया था। उसके बाद आता है हु वाज एसोसिएटेड विद द रैयतवाड़ी सेटलमेंट इन मद्रास, तो कौन थे ये, मुनरो। मद्रास से मुद्रो, मद्रास एम से मद्रास, एम से मुनरो। द परमानेंट सेटलमेंट वाज द फीचर ऑफ, ये किसका फीचर था, ये जमींदारी सिस्टम का था परमानेंट सेटलमेंट। द आर्य समाज किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो स्वामी
दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज फाउंड किया गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु वाज द फाउंडर ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट है ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। 1875 में ये मूवमेंट हुआ था और किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। व्हेन वाज द ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस फाउंडेड। तो कब फाउंड की गई थी? ये 1927 में फाउंड की गई थी। विच रिलीजियस रिफॉर्मर ऑफ वेस्टर्न इंडिया वाज नोन एज द लोक हितवादी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। लोक हितवादी किसको बोलते हैं? तो गोपाल हरि देशमुख को बोलते हैं लोक हितवादी। लोक हितवादी किसको बोलते हैं? गोपाल हरि देशमुख को। द ओरिजिनल नेम ऑफ द स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये क्या नाम था इनका? मूल शंकर। उसके बाद है द 19th सेंचुरी री अवेकनिंग इन इंडिया वाज कन्फाइंड टू द अपर मिडिल क्लास। री अवेकनिंग होता है मतलब कि जो जागरूक थे, अवेयर थे। तो वो किस कौन कौन अवेयर थे? तो सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पर जो अपर मिडिल क्लास थी वही अवेयर थी ज़्यादा है। हु फाउंडेड द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता। तो किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा फाउंड किया गया था। कोका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज बाय गुरु राम सिंह कोका के द्वारा ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। हु वाज द शारदा मणि। तो शारदा मणि कौन थी? तो ये थी वाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंसा, जो कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। और इन्हीं के नाम पर 1897 में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना एस्टेब्लिश किया गया था बाय स्वामी विवेकानंदा। उसके बाद आता है राजा राम राय एस्टेब्लिश द ब्रह्म समाज। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो ब्रह्म समाज एस्टेब्लिश किया गया था तो वो कब किया गया था? 1828 में। और जगह हो जाएगी आप लोगों की कोलकाता। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है सत्यार्थ प्रकाश वाज रिटन बाय। ये किसके द्वारा लिखी गई है? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है सत्यार्थ प्रकाश। मोस्ट इम्पोर्टेंट। वेयर वाज द फर्स्ट मदरसा सेटअप बाय ब्रिटिश। तो ब्रिटिश के द्वारा इंडिया में पहला मदरसा कहाँ पर सेटअप किया गया था? ये सेटअप किया गया था कोलकाता यानी कलकत्ता। द साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़। तो साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ वाज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। किसको बोलते हैं? राजा राम मोहन राय को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। द फराजी मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन बाई हाजी शरीयतुल्लाह। 1819 में फराजी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है फराजी मूवमेंट। वेयर वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्मर। तो जो आप लोगों की ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्मर थी इसका जो पहला सेशन है वो कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अब हम लोग ऑल इंडिया किसान सभा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं सारे के सारे मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज करा देता हूँ। ऑल इंडिया किसान सभा वाज ये कब बनी थी? ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। 1936 में बनी थी। और इसको क्या बोलते थे? अखिल भारतीय किसान सभा भी इसका दूसरा नाम होता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती मोस्ट इंपोर्टेंट है, एफसीआई वालों ध्यान रहे, पूछा जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती वाज द हेड ऑफ द सभा। तो इसके जो फर्स्ट हेड कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके हेड थे। और सेक्रेटरी ऑफ कौन थे इसके? तो वो थे एनजी रंगा। कौन थे? एनजी रंगा। तो दोनों नाम याद रखने। हेड पूछा जाए तो स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा और सेक्रेटरी पूछा जाए तो एनजी रंगा हो जाएगा। मोटिव क्या था इसका? मोटिव यही था टू अबॉलिश द जमींदारी सिस्टम चल रहा था और लैंड रेवेन्यू जो ज़्यादा लेते थे अंग्रेज उनको रिड्यूस करना था। ये इसका एम था किसका? ऑल इंडिया किसान सभा का। कहाँ पर? 1936 में फर्स्ट सेशन इन लखनऊ। मोपला रिवोल्ट पूछा जाता है किस ईयर में हुआ था? 1921 में हुआ था। और किस जगह हुआ था? केरला में हुआ था। विच वाज द वर्किंग एरिया ऑफ द बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा का जो वर्किंग एरिया था वो क्या था? रांची। उसके बाद है हु वाज द लीडर ऑफ द चंपारण इंडिगो। तो चंपारण इंडिगो के लीडर कौन थे? सभी को पता है महात्मा गांधी थे। तीन खाटिया सिस्टम थी। ईयर 1917 था। और राजकुमार शुक्ल के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इनके साथ थे। उसके बाद पूछा आप लोगों से कोल रिवोल्ट 1831-32 में हुआ था। ये भी पूछा जाता है। और ये पूछा है इसको किसने लीड किया था? तो बुद्धू भगत के द्वारा इसको लीड किया गया था। संथाल रिवोल्ट कब हुआ था? 18 ये आप लोग का हो जाएगा 1855 से लेकर के 56 तक। तो ये आप लोग करेक्ट कर लेना, ये 55 है। 1855 से लेकर के 1866 तक आप लोगों का संथाल रिवोल्ट हुआ था बाय द हेल्प सिद्धू कानू भैरव चंद। चार भाई थे, सिद्धू कानू भैरव चंद। हु वाज द फाउंडर ऑफ द सत्यशोधक समाज। तो कौन थे? ज्योतिबा फुले इसके फाउंडर थे सत्यशोधक समाज। ईयर आप लोगों का 1873 था। इनकी एक बुक आप लोगों से पूछी जाती है गुलामगिरी पूछी जाएगी आप लोगों से कि ये जो गुलामगिरी बुक है किसकी बुक है? तो ये बुक है आप लोगों की ज्योतिबा फुले की। उसके बाद पूछा आप लोगों से वेयर हैड द बाबा रामचंद्रा ऑर्गेनाइज द फार्मर। तो कहाँ पर इन्होंने फार्मर को ऑर्गेनाइज किया था?
अवध में। भील रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो ये भील रिवोल्ट कहाँ पर हुआ था? एमपी एंड महाराष्ट्र में हुआ था। ऑल इंडिया किसान सभा हम लोग ऊपर देख चुके हैं, ये कब बनी थी? ये 1936 में फॉर्म हुई थी। गांधी जी चंपारण मूवमेंट वाज सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो वर्कर, ऊपर देख चुके। तिनकाठिया सिस्टम। हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ, तो किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। द फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट देख चुके हैं। अब आप लोगों से पूछा किसके टाइम पीरियड पर आया था, तो यह आया था लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड पर। वेयर डिड द तेभागा मूवमेंट, जो तेभागा मूवमेंट है कहाँ पर हुआ था, तो ये आप लोगों से पूछा जाता है। तेभागा मूवमेंट इज इन बंगाल। सिद्धू वाज एसोसिएटेड विद द किस रिबेलियन से, तो संथाल रिवोलियन से एसोसिएटेड थे सिद्धू। द लीडर ऑफ द बारदोली सत्याग्रह, आप लोगों से पूछा जाता है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था। और इसको किसने लीड किया था? इसको लीड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज द विक्ट्री ब्रिटिश इंडिया वार, तो उस समय कौन था? तो यह था आप लोगों का लॉर्ड कैनिंग। वाइसराय, तो पहले वाइसराय कौन थे? तो आप लोगों का उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद पूछा आप लोगों से द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिवोल्ट, तो क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से जो रूल था किसके हाथ में चला गया था? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आफ्टर द 1857 रिवोल्ट। मंगल पांडे फायर्ड द फर्स्ट शॉट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, कहाँ से? बैरकपुर। और ये बैरकपुर कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में 24th परगना कोई जगह है, कहाँ? बैरकपुर। वन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम फाइटर अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो कौन थी ये थी पहली जो वुमेन थी, ये थी रानी लक्ष्मीबाई। द सेपोई म्यूटनी टुक प्लेस, ये कब हुआ था? 1857 में हुआ था। आप लोगों से पूछा कि जो बिहार था, तो बिहार से कौन थे? ये थे कुंवर सिंह। अब मैं आप लोगों को सारे लीडर बता देता हूँ कि किस लीडर ने कहाँ से लीड किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि दिल्ली से 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था किसने लीड किया था, तो बहादुर शाह थे। झांसी से कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई जी थी। इलाहाबाद से लियाकत अली खान थे। कानपुर से तात्या टोबे थे। बिहार से ये कुंवर सिंह थे। बरेली से बहादुर खान थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पूछा जाता है कि कौन से लीडर कहाँ से थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 के 6 आप लोग को याद रखने हैं। उसके बाद आता है आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश रिक्रूट द सोल्जर फ्रॉम, तो इन्होंने कहाँ से रिक्रूट किए थे? तो इन्होंने जो आप लोगों का अवध हुआ करता था और बंगाल हुआ करता था, जहाँ से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, वहाँ के जो सोल्जर थे उनको रिक्रूट नहीं किया था। तो किसे? गोरखाज हो गए, सिख्स हो गए और पंजाबी इन नॉर्थ, तब ये नॉर्थ में चले गए थे सोल्जर को रिक्रूट करने के लिए। द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ में किसने लीड किया था? तो बेगम हजरत महल के द्वारा, लखनऊ से। इंडिया वाज ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी वी.डी. सावरकर के द्वारा। द बर्थ प्लेस ऑफ द महारानी लक्ष्मीबाई, तो महारानी लक्ष्मीबाई का बर्थ प्लेस पूछा आप लोगों से, तो इनका कहाँ था? वाराणसी। उसके बाद है द मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो जो 1857 का रिवोल्ट था इसको क्या बोला था? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये किसके द्वारा बोला गया था? वी.डी. सावरकर के द्वारा, वी.डी. सावरकर जी के द्वारा। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सेपोई म्यूटनी, तो कौन थे? कैनिंग थे। अगर पूछा जाए प्राइम मिनिस्टर कौन थे ब्रिटिश के, तो वो थे स्टोन। पत्थर फेंके होंगे ऐसे एक ट्रिक है, स्टोन थे। कैनिंग वहाँ के कौन थे? वाइसराय थे। ये पूछा जाता है वाइसराय। विच बुक वाज रिटन बाय द दादा भाई नौरोजी ऑन इंडिया पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक अंडर ब्रिटिश रूल, तो कौन सी बुक लिखी थी? पॉवर्टी, गरीबी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। अब हम लोग दादा भाई नौरोजी से जितने भी फैक्ट बनते हैं तो मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। बॉम्बे एसोसिएशन ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? 1852 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। फिर आता है आप लोग का ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये कब स्टार्ट किया गया था? ये 1866 में स्टार्ट किया गया था। ये भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। दादा भाई नौरोजी जो हमारी INC थी, जो कब बनी थी? ये 1885 में बनी थी। 1885 में इसका जो सेकंड सेशन हुआ था 1886 वाला, उसकी प्रेसिडेंसी दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। 1893 वाले सेशन की प्रेसिडेंसी दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। और 1906 का जो सेशन था उसकी प्रेसिडेंसी भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। टोटल 3 सेशन ऐसे थे INC के जिनकी प्रेसिडेंसी दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, जिनको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और एक फैक्ट और पूछा जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के ओनली इंडियन विच बिकम मेंबर, तो भी आप लोग का उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। और कब ये मेंबर बने थे? तो 1892 से ये मेंबर बने थे। तो इतने फैक्ट आप लोग दादाजी के बारे में याद रख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 वाज एनल, तो ये किसके द्वारा इसको मतलब ख़त्म कर दिया गया था? तो प्रोक्लेमिनेशन ऑफ द दिल्ली दरबार जो आप लोगों का 1911 में लगा था, वहाँ पर इसको क्या कर दिया था? रिवोक कर दिया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में करजन के टाइम पीरियड पर हुआ था। उसके बाद है वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो INC थी ये कब बनी थी? 1885 में बनी थी। आप लोगों से पूछा है कि जो इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था बॉम्बे में हुआ था। कहाँ पर? बॉम्बे में हुआ था। अब INC के जो इम्पोर्टेंट सेशन है उनकी मैंने आप लोगों के लिए एक स्नैपशॉट लगा रखे हैं, इन सारों को रिवाइज कर लेते हैं और मैं आप लोगों के लिए जूम भी कर देता हूँ। तो एक एक करके सारे के सारे सेशन देख लेते हैं। पहला सेशन कहाँ पर हुआ था? ये इसका फर्स्ट सेशन था और इसकी जो प्रेसिडेंसी है WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। INC से पूछा जाए फाउंड किसके द्वारा की गई थी? तो ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा इसको फाउंड किया गया था और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट WC बनर्जी थे। पहला सेशन कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में हुआ था और ईयर भी पूछा जाता है 1885 में। उसके बाद एक सेशन आप लोग को याद रखना 1888 का, इसमें जॉर्ज यूले फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे INC के। कौन? जॉर्ज यूले, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1886 की प्रेसिडेंसी किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। उसके बाद 1896 का कलकत्ता वाला सेशन याद रखना, इसकी प्रेसिडेंसी आप लोग को याद रखनी रहीमतुल्ला शाह ने, और यहाँ पर क्या हुआ था? नेशनल सॉन्ग हमारा वंदे मातरम को पहली बार संघ गाया गया था। उसके बाद 1906 का सेशन याद रखना, दादा भाई नेहरूजी, और दादा भाई नेहरूजी क्रिएट कॉइन द टर्म स्वराज, तो स्वराज वाला जो टर्म आया था पहली बार 1906 का सेशन था, INC का सेशन था, कोलकाता का सेशन था। फिर उसके बाद सूरत का सेशन था 1907 का, रास बिहारी घोष किसके द्वारा? रास बिहारी घोष के द्वारा इसकी प्रेसिडेंसी की थी और जो पार्टी वो स्प्लिट हो गई थी एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स के बीच में। उसके बाद 1911 का सेशन याद रखना, बिशन नारायण धरजी के द्वारा इसकी प्रेसिडेंसी की गई थी और पहली बार नेशनल एंथम जन गण मन को गाया गया था। कब? बिशन नारायण धरजी की प्रेसिडेंसी में। उसके बाद नेक्स्ट सेशन आप लोग को याद रखना है 1916 वाला, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी प्रेसिडेंसी की थी और यहाँ पर क्या हुआ था? लखनऊ पैक्ट हुआ था। ये भी पूछा जाता है कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कलकत्ता सेशन 1917 वाला, एनी बेसेंट के द्वारा फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, ये भी पूछा जाता है आप लोगों से। उसके बाद याद रखना 1919 का सेशन मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जलियांवाला बाग मैसाक्रे हुआ था और हंटर कमेटी बनी थी उसको इंस्पेक्ट करने के लिए, जांच करने के लिए। फिर बेलगांव सेशन, बेलगांव कहाँ पड़ रहा था? कर्नाटक में। मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा इसकी प्रेसिडेंसी की गई थी। द ओनली सेशन वर द गांधी जी वाज प्रेसिडेंट ऑफ INC। 1925 वाला कानपुर का सेशन, सरोजिनी नायडू के द्वारा इसकी प्रेसिडेंसी की गई थी और ये थी क्या? फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC। कौन? सरोजिनी नायडू। उसके बाद आता मद्रास वाला सेशन 1927, अंसारी के द्वारा इसकी प्रेसिडेंसी की गई थी। इंडिपेंडेंस रूजल वाज पुट फॉरवर्ड, तो जो इंडिपेंडेंस का जो रिजोल्यूशन है वो 1927 में फॉरवर्ड किया गया था। 1928 वाला मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस पूछा जाता है कब बनी थी? 1928 में बनी थी। लाहौर सेशन मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि 1929 का सेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। इसकी प्रेसिडेंसी किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। और यहाँ पर हुआ क्या था? जो हमारा जो रिजोल्यूशन था पूर्ण स्वराजवाद पास हो गया था। जो पूर्ण स्वराज है इन्होंने मेन एम रख लिया था और उसके बाद बोला था कि सिविल डिसओबीडेंट मूवमेंट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी लॉन्च ऑन 26 जनवरी। तो उसके बाद इन्होंने बोला था कि 1930 में वो क्या नाम सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट स्टार्ट किया जाएगा, जो महात्मा गांधी जी फिर स्टार्ट भी करते हैं। कराची सेशन पूछा जाता है ये किसकी प्रेसिडेंसी? डॉक्टर ये कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की गई थी। और यही पूछा जाता है कि आप लोगों के INC में पहली बार फंडामेंटल राइट की डिमांड किस सेशन में की गई थी? तो कराची सेशन किस ईयर में की गई थी? 1931 में। लखनऊ सेशन कब हुआ था? 1936 में, जहाँ पर ऑल इंडिया किसान सभा बनी थी, बता चुका हूँ। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 36 एंड 37 दोनों सेशन की प्रेसिडेंसी की जाती है। उसके बाद 38 एंड 39 वाले सेशन की प्रेसिडेंसी एक हरिपुरा में होता है और एक त्रिपुरी में होता है। तो दोनों किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा प्रेसिडेंसी की जाती है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी प्रेसिडेंसी से क्या कर देते हैं? रिजाइन कर देते हैं। तो उस समय कौन प्रेसिडेंट बनते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। आफ्टर द रिजाइनिंग ऑफ द प्रेसिडेंट एज ए सुभाष चंद्र बोस, तो हु विल बिकम द प्रेसिडेंट? तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि 1939 में कौन प्रेसिडेंट बनते हैं INC के। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा फाउंड की गई थी? ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, बता चुका हूँ। हु वाज द फाउंडेड बाय द इंडियन
एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन किसके द्वारा फाउंड की गई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। जो आईएनसी का 1885 का सेशन हुआ था, फर्स्ट सेशन हुआ था, जिसमें 78 पार्टिसिपेंट थे, तो उसमें किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। द सेकेंड सेशन कहाँ पर हुआ था? उसकी प्रेसिडेंसी दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। द पार्टीशन ऑफ बंगाल कम इनटू इफेक्ट 16 अक्टूबर 1905, करजन का टाइम पीरियड था। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। इंग्लिश पूछे तो जॉर्ज यूले। हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन, तो कौन थे इसके? दादाजी, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद पूछा द फर्स्ट इंडियन टू कंटेस्ट एन इलेक्शन टू ब्रिटिश हाउस, तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ईयर था आप लोग का 1892। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस इन 1885, तो कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी इसके स्टार्टिंग के प्रेसिडेंट थे। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। इन विच ईयर द आईएनसी फाउंड? 1885 में आईएनसी फाउंड की गई थी। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, उस समय वाइसरॉय कौन थे? तो डफरिन थे। कौन थे? डफरिन, ये भी याद रखिएगा। डफरिन भी पूछा जाता है, एक्टोवियन ह्यूम भी पूछा जाता है, और डब्ल्यू सी बनर्जी भी पूछा जाता है। एक्टोवियन ह्यूम, ये सेफ्टी वॉल थ्योरी किसने कहा था आईएनसी को? ये कहता है एक्टोवियन ह्यूम ने इसको सेफ्टी वॉल थ्योरी कहा था। हु वाज फाउंडेड इंडियन एसोसिएशन? 1876, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट थी। उसके बाद लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार इसकी प्रेसिडेंट थे। स्प्लिट कब हुई थी? सूरत में हुई थी, 1907 में हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहाँ बनी थी? ढाका में बनी थी। भाई सलीम उल्लाह खां, कौन? सलीम उल्लाह खां थे। कौन? आगा खां भी थे। आगा खां एंड सलीम उल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग ढाका में 1906 में बनाई गई थी। ये भी याद रखना, 1906। उसके बाद पूछा विच लीडर प्रेसिडाइड ओवर द कांग्रेस सेशन एट 1906 में कौन था? यह बता दिया मैंने, दादाजी थे। हु गेव द इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह के द्वारा गया था। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ने नेशनल असेंबली में 1928 अप्रैल में बॉम्ब फेंका था। विच लीडर बिलोंग टू द एक्सट्रीमिस्ट विंग, तो एक्सट्रीमिस्ट से कौन बिलोंग करते? अरविंदो घोष। हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, तो ये किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा बोला गया था। इनके आप लोगों से न्यूज़पेपर पूछे जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इन्होंने कौन से 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे। अनुशीलन समिति वाज, ये क्या थी? एक तरीके की रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी अनुशीलन समिति। व्हेन डिड द अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ किंग्सफोर्ड का अटेम्प्ट का जो मर्डर है मुजफ्फरपुर में, ये कब अटेम्प्ट किया गया था? तो 1908 में। जो लॉर्ड होर्डिंग जो था ना, इस पर बम फेंका गया था, वो कब फेंका गया था? 1911 में। अच्छा, ये तो है। इन विच ईयर द लॉर्ड होर्डिंग कैंसिल द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो ये दिल्ली दरबार लगा था तीसरे वाला 1911 में। लॉर्ड होर्डिंग ने क्या किया था? जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था इसको कैंसिल कर दिया था। होर्डिंग कांड भी आप लोग याद रखना, 1912। हु ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वंदे मातरम वाज अडोप्टेड द स्लोगन फॉर एजिटेशन, तो ये किस टाइम पर ये अडोप्ट किया गया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ था उसी टाइम वंदे मातरम को स्लोगन अडोप्ट किया गया था फॉर एजिटेशन। हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ युगांतर के फर्स्ट एडिटर कौन थे? तो वरिंदर घोष, वरिंदर घोष। मुस्लिम लीग बता चुका हूँ, 1906। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का वेयर एंड व्हेन वाज द गदर पार्टी फाउंड, तो गदर पार्टी आप लोगों से पूछा जाता है कि वेयर मतलब कहाँ बनी थी? तो अमेरिका में बनी थी। किस ईयर में बनी थी? तो 1913 में बनी थी आप लोगों की गदर पार्टी। गदर पार्टी से क्या क्या फैक्ट आप लोगों के बनते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। द फाउंडिंग प्रेसिडेंट गदर पार्टी के पूछे जाते तो कौन थे? सोहन सिंह भाकना थे। द पार्टी वाज एस्टेब्लिश एज ए हिंदी एसोसिएशन फॉर पैसिफिक कोस्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला हरदयाल का नाम आप लोग याद रखेंगे। बाबा सोहन सिंह भाकना का नाम याद रखेंगे। इसके पहले प्रेसिडेंट थे गदर पार्टी जो 1913 में बनी थी। फर्स्ट प्रेसिडेंट बाबा सोहन सिंह भाकना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में था गदर पार्टी। गदर पार्टी वाज एन इंडियन रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी इंटेंडिंग टू लिबरेट इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल। कब बनी थी? 1913 में बनी थी। कौन? गदर पार्टी। इट बिकम पॉपुलर नोन एज द गदर पार्टी आफ्टर इट लॉन्च इस जर्नल, आप लोगों को याद रखना इसने एक जर्नल भी निकाला था गदर, तो उसी के नाम पर इसका नाम बनाया गया था गदर पार्टी 1913। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? युगांतर आश्रम इन सैन फ्रांसिस्को। करतार सिंह सराभा का नाम भी याद रखोगे आप लोग। करतार सिंह सराभा वाज एन इंडियन रिवोल्यूशनरी, ही वाज 15 ईयर्स ओल्ड व्हेन द बिकम द मेंबर ऑफ गदर पार्टी। कौन? करतार सिंह सराभा। सोहन सिंह भाकना इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। उसके बाद आता है
दो तरह के होम रूल स्टार्ट किए गए थे 1916 में। एक अप्रैल में वो तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था, एक सितंबर में वो एनी बेसेंट जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था होम रूल। द गदर मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल, देख चुके हैं, ईयर आप लोगों का 1913 था। श्यामजी कृष्ण वर्मा एसोसिएटेड स्टेब्लिश द इंडियन हाउस, तो इंडियन हाउस किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के। और कहाँ पर? लंदन में, मोस्ट इंपोर्टेंट है लंदन। विच वाज द फाउंडर ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह खान थे। 1906 था। जगह आप लोगों की ढाका थी, क्या? ढाका। सर अरबिंदो आश्रम कहाँ पर है? आप लोगों का पुडुचेरी में श्री अरबिंदो आश्रम। हु हैड फाउंडेड द अनुशीलन समिति, किसके द्वारा फाउंड की गई थी? तो परमनाथ मित्र के द्वारा, पी मित्रा के द्वारा। व्हेन डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, करजन का टाइम पीरियड 1905 का समय था। हु कॉल्ड द बाल गंगाधर तिलक एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, तो किसने बोला था? वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा बोला गया था बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। हु फाउंडेड द स्वदेश बंधव समिति, तो किसके द्वारा? अश्विन कुमार दत्त के द्वारा। द मंत्रा डू और डाई वॉज गिवन बाई महात्मा गांधी 9 अगस्त 1942। महाराष्ट्र का ग्वालियर टैंक मैदान था जहाँ से क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को कब हैंग किया गया था? 23 मार्च 1931 को। आज़ाद हिंद फौज कब बनी थी? तो ये बनी थी सिंगापुर में 1943 में बनी थी। हु इज नोन द लोक नायक, तो लोक नायक किसको बोलते हैं? जयप्रकाश नारायण को बोला जाता है लोक नायक। विच इंसिडेंट लेड गांधी जी टू विड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो किस इंसिडेंट की वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था? तो ये कौन सा था? ये था आप लोगों का चोरा चोरी कांड। क्या था? चोरा चोरी कांड था। और यही पूछा जाता है आप लोगों से कि ये जो चोरा चोरी कांड था ये कब हुआ था? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो चोरा चोरी कांड हुआ था ये आप लोगों का 5 फरवरी, कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। तो इस समय आप लोगों का चोरा चोरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922। आप लोग याद रख लेना। चोरा चोरी कहाँ पर पड़ता है? ये आप लोगों का गोरखपुर में पड़ता है। गोरखपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। तो गोरखपुर यूपी, चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922। और यहाँ से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी विड्रॉ कर लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों से पूछा था पूना पैक्ट, जो पूना पैक्ट है ये किस किस के बीच में साइन किया गया था? तो पूना पैक्ट में बता देता हूँ आप लोगों को कब साइन किया गया था। तो 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट कहाँ पर साइन किया गया था? ये भी पूछा जा सकता है। तो यरवदा जेल, कौन सी? यरवदा जेल थी। और कहाँ से? ये पूना की जेल थी। इसको पूना कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं पूना पैक्ट। 24 सितंबर 1932 को किस किस के बीच में? गांधी जी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, गांधी जी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में साइन किया गया था पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 में। रीज़न क्या था? टू रेस्पेक्ट द लोअर कास्ट, तो इसमें जो लोअर कास्ट था उनको सीट्स वगैरह अलॉट की गई थी, तो उसके लिए साइन किया गया था 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पूछा जाता है। उसके बाद एक दो चीज़ें और बता देता हूँ मैं आप लोगों को। एक आप लोग याद रख लेना, गांधी इरविन पैक्ट भी पूछा जाता है। गांधी इरविन पैक्ट, तो ये कब हुआ था? ये आप लोग याद रखिएगा 4 मार्च 1931 को। 4 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन पैक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट है गांधी इरविन पैक्ट। उसके बाद पूछा है द मैसेक्रे ऑफ द क्राउड, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? ये आप लोगों का 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और जनरल डायर ने, पता ही आप लोगों को, द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन टू होल्ड ऑफिस एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, जो 1942 में हुआ था, तो उस समय इंग्लैंड के प्रेसिडेंट कौन थे? प्राइम मिनिस्टर चर्चिल। विच कांग्रेस प्रेसिडेंट नेगोशिएटेड विद द बोथ, क्रिप्स मिशन के साथ भी एंड लॉर्ड वेवल का जो था उसके साथ भी किसने नेगोशिएटेड किए थे? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल कलाम आज़ाद। एट विच प्लेस इन बिहार वाज द सेशन ऑफ द इंडियन INC 1922, तो कहाँ पर हुआ था ये सेशन? गया में हुआ था 1922 का INC का सेशन। हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द साइनिंग ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट, जो कब हुआ था? 4 मार्च 1931 को हुआ था। तो इसको साइन करने में किसने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था? तो तेज बहादुर सप्रू। उसके बाद आता है एट विच प्लेस ऑफ बिहार गांधी जी
स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, तो चंपारण जगह क्या थी 1917। क्यों? तीन काठिया क्या था, तीन काठिया सिस्टम था 1917 था। और राजकुमार शुक्ल थे, और क्या था बाकी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इनके साथ थे 1917 में। वेन वाज द रोलेट एक्ट कब पास हुआ था, तो 1919 में रोलेट एक्ट पास हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था, 1920 को स्टार्ट किया गया था। एंड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 में, आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ चोरा चोरी कांड। कौन सा? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी जी। क्विट इंडिया मूवमेंट देख चुके हैं। ग्वालियर टैंक महाराष्ट्र, आप लोग याद रखिएगा। द इंडिया IN जो IN थी, इंडियन नेशनल आर्मी थी, केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये कब बनी थी 1943 में। कहाँ पर बनी थी? सिंगापुर में। द बालकल प्लान फॉर फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ, तो ये किसका ब्रेन चाइल्ड था? लॉर्ड माउंटबेटन का ब्रेन चाइल्ड था इंडियन पाकिस्तान को डिवाइड करना, जिसको बालकल प्लान भी बोलते हैं। हु हेडेड द इंटरिम कैबिनेट फॉर्म इन द ईयर ऑफ 1946, तो किसने हेड किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। द लीडर ऑफ द बारदोली सत्याग्रह कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। उसके बाद पूछा था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ, तो इसके ये किस बेस पर बनाई गई थी रिपोर्ट? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बेसिस पर बनाई गई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास किया गया था? 1878 में, बाय द लिटन। याद रखना लिटन। वर्नाकुलर प्रेस का नाम जब भी आएगा तो आप लोगों को याद आना चाहिए किसने लगाया था? लिटन ने लगाया था। और किसने रिमूव किया था? रिपन ने। रिपन ने इसको हटाया था, लिटन ने इसको लगाया था, तो दोनों याद रखना। लिटन लगाने वाला था, रिपन रिमूव करने वाला था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा इस सोसाइटी को फाउंड किया गया था। अब कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं वन लाइनर की फॉर्म में ही, 1700 से लेकर के 1800 तक के। द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, जब आप लोगों की 1707 में किसकी डेथ हो जाती है? औरंगजेब की डेथ हो जाती है। उसके बाद मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो ये लिखा 1707 में औरंगजेब डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि वॉर ऑफ सक्सेशन चलती है किस किसके बीच में? औरंगजेब के 3 बेटे थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। याद रखना 3 बेटे थे। और औरंगजेब आज पूछा जाता है कि सबसे लंबे टाइम पीरियड तक किस मुगल एम्पायर ने रूल किया है, तो आप लोगों का उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। मुअज्जम सक्सेडेड द थ्रोन ऑफ द औरंगजेब एंड वाज टाइटल है द बहादुर शाह प्रथम। आप लोगों से पूछा जाता है कि जो औरंगजेब के बाद कौन रूलर आते हैं, तो मुअज्जम आते हैं। क्या कौन आते हैं? मुअज्जम आते हैं। मुअज्जम का दूसरा नाम क्या था? बहादुर शाह प्रथम। तो दोनों नाम याद रखने, मुअज्जम भी और बहादुर शाह प्रथम भी। उसके बाद आता है हु वाज पॉपुलरली नोन एज द शाह आलम प्रथम, तो शाह आलम प्रथम किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं मुअज्जम को। मुअज्जम के 3 नाम है, एक तो आप लोग याद रखना ना, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह प्रथम और मुअज्जम। तो ये किसके नाम थे? मुअज्जम के। उसके बाद नेक्स्ट रूलर आता है जादर शाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जादर शाह। तो जादर शाह ये कब रूलर बनते? 1712 से लेकर के 1713 तक जादर शाह रूल करते हैं। और जादर शाह किसकी हेल्प से रूलर बनते हैं? विद द हेल्प ऑफ जुल्फिकार खान। और इन्होंने मिर्जा राजा का टाइटल दिया था किसको? सवाई जयसिंह को दिया था। और महाराजा का टाइटल किसने दिया था? ये दिया था अजीत सिंह को। उसके बाद ये डिफीट किए जाते फर्रुख शेर के द्वारा। और फर्रुख शेर 1713 से लेकर के 19 तक रूल करते हैं, जिसको घृणित कायर भी बोलते हैं। घृणित कायर किसको? फर्रुख शेर को। और ये जो फर्रुख शेर है ना, इनके बारे में देख लेते हैं कि फर्रुख शेर के बारे में क्या क्या फैक्ट बनते हैं। फर्रुख शेर जो रूलर बनते हैं 2 भाइयों की हेल्प से बनते हैं, सैयद ब्रदर। आप लोगों से पूछा जाता है कि इंडियन हिस्ट्री में किंग मेकर किसको बोलते हैं, तो सैयद ब्रदर को बोलते हैं, क्योंकि इनकी सहायता से ये किसको बनाते हैं? फर्रुख शेर को रूलर बनाते हैं। अब्दुल्ला खान इनका नाम था, 2 भाइयों का, एक नाम अब्दुल्ला खान था और एक का नाम था हुसैन अली खान। बता दिया मैंने क्या बोलते हैं इनको, इंडियन हिस्ट्री का किंग मेकर बोलते हैं। निज़ाम उल मुल्क लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद। ये पूछा जाता है कि हैदराबाद को किसने फाउंड किया गया, तो निज़ाम उल मुल्क। फर्रुख शेर को कब मारा गया, तो इन्हीं के द्वारा इसको मार दिया गया था 1719 में। और मोहम्मद शाह रंगीला, जो मोहम्मद शाह रंगीला, ये नए रूलर आते हैं। अब मोहम्मद शाह रंगीला जो है ये नए आते हैं, और ये 1719 से लेकर के 48 तक रूल करते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला सबसे लंबे टाइम तक करते हैं लेटर मुगल पीरियड में। और ये इन्हीं के टाइम पीरियड पर क्या होता है, 1724 में निज़ाम उल मुल्क के द्वारा क्या है, मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड था जब हैदराबाद को फाउंड किया जाता है एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट। मराठा लेड बाई बाजीराव प्रथम इन्वेडेड दिल्ली, तो कब? 1737 में। बैटल ऑफ करनाल आप लोगों से पूछी जाती है। ये नादिर शाह का अटैक होता है इंडिया में, और इंडिया में किसको बोलते हैं? बैटल ऑफ करनाल। तो किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ शहादत खान डिफीटेड मुगल, तो मुगल हार जाते हैं इन द बैटल ऑफ करनाल। और ये किस ईयर में होता है?
ये नादिर शाह का अटैक आप लोगों से पूछा जाता है। दो चीज़ पूछे जाएगा, एक तो ईयर आप लोगों को याद रखना 1739 किसके टाइम पीरियड पर होता है, तो कौन थे उस समय, तो ये थे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड था। किसने अटैक किया था, नादिर शाह ने किया था। और कौन सी बैटल थी, बैटल ऑफ करनाल। तो ये भी याद रखना, ये भी मोहम्मद शाह भी और 1739 में। उसके बाद नादिर शाह का इन्वर्जन देख लेते हैं कुछ कुछ नादिर शाह के बारे में। जो ये जो नादिर शाह जो था ना, नादिर शाह सबने डिफीटेड द मुगल इन द बैटल ऑफ करनाल, ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं। नादिर शाह जब इस बैटल में क्या लेके चला गया था, पिकॉक थ्रोन। पिकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड जो है ना, नादिर शाह अपने साथ ले गया था आफ्टर द बैटल ऑफ करनाल। नादिर शाह के बाद नेक्स्ट रूलर आता है अफगानिस्तान का अहमद शाह अब्दाली। रिपीटेड इंडिया इन्वेडेड 5 टाइम्स बिटवीन द 1748 से लेकर के 1761 तक इसने 5 टाइम्स इंडिया को अटैक किया। अहमद शाह अब्दाली ने, ही वाज ऑफ द जनरल ऑफ, ये नादिर शाह का ही जनरल था। जो द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब होती है, ये 1761 में होती है, इज फोर्ट बिटवीन द मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली। तो ये जो है ना जीत जाता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद आती है आप लोग की बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के बारे में मैंने आप लोग को सारी चीज़ें बता रखी हैं। हेक्टर मुनरो था, और एक और था शाह आलम द्वितीय एंड मीर कासिम था, और उसके बाद सिजाउद्दौला ऑफ अवध, ये था एक था ये सुजाउद्दौला ऑफ अवध का नवाब था। मीर कासिम कहाँ का, बंगाल का नवाब था। और जो शाह आलम द्वितीय था ये मुगल एम्परर था। और हेक्टर मुनरो कौन था, इंग्लिश की तरफ था। तो इन तीनों को हरा दिया था किसने, हेक्टर मुनरो ने बैटल ऑफ बक्सर में। फिर बैटल ऑफ बक्सर के बाद कौन सी ट्रिटी साइन होती है, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद आप लोगों से पूछी जाती है कि ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद किस बैटल के बाद साइन होती है, तो बक्सर के बाद। किस ईयर में साइन होती है, तो 1765 में साइन होती है। उसके बाद आता है द ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद इज कंसिडर्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसी ट्रिटी के बाद इंडिया में ब्रिटिश रूल क्या होता है, एक स्टार्ट हो जाता है। क्यों स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो टैक्स का जो काम है वो किसके पास आ जाता है, वो ब्रिटिश के पास आ जाता है, और सिर्फ रूल करने का काम रह जाता है मुगल एम्परर का। अब देख लेते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार कब लड़ी गई थी, तो मैंने आप लोगों को सारी की सारी वॉर बता दी है। पहली लड़ी गई थी आप लोगों की 1775 से लेकर 1782 के बीच। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर लड़ी गई थी 1803 से लेकर के 1805 के बीच। और जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर लड़ी गई थी आप लोगों की 1817 से लेकर के 1818 के बीच लड़ी गई थी। सारी की सारी वॉर पूछी जाती है आप लोगों से। यहाँ पूछी जाती है कि इसके बाद कौन सी संधि हुई थी, तो सालबाई की संधि। ये भी आप लोग याद रखना, ट्रिटी ऑफ सालबाई। उसके बाद देख लेते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वार फौज तो किस किसके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच हुई थी। द सेकंड एंग्लो मराठा वार कब लड़ी गई थी, 1803 में लड़ी गई थी। और ब्रिटिश ने दिल्ली को कब ऑक्युपाई किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता, तो 1803 में ब्रिटिश ने दिल्ली को ऑक्युपाई कर लिया था। मैसूर का वाज रूलर बाय हैदर अली, जो मैसूर पर रूल किया था, मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, तो हैदर अली के द्वारा कब से कब तक रूल किया गया था, 1761 से लेकर के 1782 के बीच रूल किया गया था। हैदर अली के बाद कौन रूलर बनता है, तो ये बनते 1782 में, जो हैदर अली क्या होता है, टीपू सुल्तान के द्वारा सक्सीड कर दिया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं जो आप लोगों की एंग्लो मैसूर वार होती है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों से पूछा जाती है कि कौन सी एंग्लो मैसूर वार कब हुई थी। तो जो पहली एंग्लो मैसूर वार थी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पर आप लोगों की फोर्थ वाली हुई थी, तो फोर्थ वाली हुई थी। उसके बाद हाँ फोर्थ वाली आप लोग याद रखिए कि पहले जो आप लोगों की फोर्थ एंग्लो मैसूर वार कब हुई थी, तो ये हुई थी आप लोगों की 1798 में हुई थी, और लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड पर हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1786 से लेकर के 1793 तक था। इसके टाइम पर क्या हुआ था, परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हुआ था बंगाल में, और जो सिविल सर्विस है इंडिया में लाई गई थी। फादर ऑफ सिविल सर्विस किसको बोला जाता, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखिएगा। लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम पीरियड 10 साल का था, तो एंग्लो नेपोल वॉर जो फर्स्ट हुई थी वो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पीरियड पर हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड पर क्या हुआ था, प्रोविजन ऑफ सती प्रथा विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, और चार्टर्ड एक्ट भी इन्हीं के टाइम पीरियड पर आया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1826 से लेकर के 1835 तक। उसके बाद आता है वारन हेस्टिंग अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो कब, 1772 में। अब हम लोग देख लेते हैं एंग्लो मैसूर वार भी मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। तो आप लोगों से पूछा जाता है कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार कब हुई थी। जो पहली हुई थी ये कब हुई थी आप लोगों की, ये हैदर अली के टाइम पीरियड पर। तो इसमें जो कौन सी जो ट्रिटी साइन हुई थी ये पूछी जाती है, तो ट्रिटी ऑफ मद्रास। पहली में मद्रास की ट्रिटी, फिर मंगलोर की ट्रिटी, फिर श्रीरंगपट्टनम की ट्रिटी, और फोर्थ में तो टीपू सुल्तान की डेथ ही हो जाती है। तो तीनों ट्रिटी याद रखनी है। पहले एंग्लो मैसूर वार में मद्रास की ट्रिटी होती है, दूसरे एंग्लो मैसूर वार में किसकी, मंगलोर की ट्रिटी होती है, और थर्ड वाले में किसकी होती है, श्रीरंगपट्टनम, जो उसकी कैपिटल हुआ करती थी टीपू सुल्तान की।
पहली कब से कब तक लड़ी गई थी, तो 1767 से लेकर के कब तक, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वाज इज फोर्ट बिटवीन 1767 से लेकर के 1769 के बीच। दूसरी लड़ी गई थी आप लोगों की 80 से लेकर के, दूसरी ट्रीटी ऑफ 84 यानी कि 1780 से लेकर के 84 के बीच लड़ी गई थी दूसरी वाली। और थर्ड लड़ी गई थी आप लोगों की 1790 से लेकर के 92 के बीच, ये आप लोगों की थर्ड एंग्लो मैसूर वार होती है। थर्ड वाली के टाइम पर कॉर्नवालिस था, टीपू सुल्तान था, और टेटी कौन सी थी, श्रीरंगपट्टनम की थी। और जो फोर्थ वाली के टाइम पीरियड पर कौन था, वेलेस्ली था, टीपू सुल्तान था, और यहाँ पर वेलेस्ली डेथ हो जाती है और मैसूर कंप्लीटली अंग्रेजों के अंडर में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, फाउंडेशन ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो ये किसके द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा। ईयर क्या था, 1784, विलियम जोन्स। टीपू सुल्तान मारा गया था 1799, बैटल लास्ट बैटल थी कौन सी, फोर्थ बैटल ऑफ मैसूर। तो सिटी ऑफ जयपुर किसके द्वारा फाउंड की गई थी, तो राजा जयसिंह के द्वारा सिटी ऑफ जयपुर फाउंड की गई थी। उसके बाद देख लेते 1800 लेकर के 1900 के बीच में इंपॉर्टेंट फैक्ट। लॉर्ड वेलेस्ली कब गवर्नर जनरल बनता है, 1798 में बनता है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होती है। हैदर अली के बाद जो उसका बेटा टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। और पहली बार जो सब्सिडरी अलायंस होता है वो किसके द्वारा, कौन साइन करता है, हैदराबाद। ये भी आप लोग याद रखिएगा। लॉर्ड वेलेस्ली साइन था, ये तो मैंने आप लोग को बता दिया, हैदराबाद। और 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली क्या बोलता था, खुद को बंगाल का टाइगर बोलता था। ब्रिटिश ने दिल्ली को कब ऑक्युपाई किया था, 1803 में किया था। वेल्लोर म्यूटनी आप लोगों से पूछा जाता है कि वेल्लोर म्यूटनी किस ईयर में हुआ था, तो ये हुआ था आप लोगों का 1806 में। मोस्ट इंपोर्टेंट और ये भारत का पहला वायलेंट म्यूटनी बाय द इंडियन शिपॉई, तो ये था आप लोगों का पहला 1806 वाला। लॉर्ड मिंटो कब बनता है, तो 1807 में गवर्नर बनता लॉर्ड मिंटो। द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइन बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रणजीत सिंह के बीच में साइन होती है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और टाइम पीरियड आप लोगों का 1809 था। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछी जाती है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर किस किस के बीच में साइन होती है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, रणजीत सिंह थे। और रणजीत सिंह जी के सक्सेसर कौन थे, खड़क सिंह। लॉर्ड हेस्टिंग कब बनते, तो 1812 में बनते लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर। और रैयतवाड़ी मैं बता चुका हूँ ये कहाँ पर स्टार्ट की गई थी, मद्रास में, किसके द्वारा, थॉमस मुनरो के द्वारा। पहला आंग्ल नेपाल वार कब लड़ा गया था, तो 1814 से लेकर के 1816 के बीच लड़ा गया था। और इसी के बाद कौन सी ट्रीटी साइन होती है, ये पूछी जाती है, ट्रीटी ऑफ सगोली। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ सगोली कब साइन होती है, तो 1814 से 16 में, फर्स्ट एंग्लो नेपाल वॉर के बाद। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले क्या थे, गवर्नर जनरल थे, ऊपर देख चुके हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन। तो मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन का फादर किसको बोला जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इंग्लिश एज ए स्टार्ट कर दी थी कि इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज होगी पढ़ने के लिए, मेन होगी थी। फाउंडेशन ऑफ द कलकत्ता मेडिकल कॉलेज तो 1835 में। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का ऑफिसिएटिंग गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटको। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाता है कि फादर ऑफ लिबरेटर ऑफ प्रेस इंडिया में किसको बोलते हैं, चार्ल्स मेटकोफ को बोला जाता है फादर ऑफ लिबरेटर ऑफ प्रेस। लॉर्ड ऑकलैंड कब बनते हैं, ऑकलैंड ये बनते हैं 1836 से लेकर के 1842 के बीच में, 40 तक। द फर्स्ट एंग्लो अफगान वार कब लड़ी गई थी, तो 1839 से लेकर के 1842 के बीच फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर लड़ी गई थी। लॉर्ड डलहौजी कब गवर्नर बनते, तो 1848 में बनते हैं। द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, डलहौजी के द्वारा। और सतारा पहला स्टेट था जिसको डलहौजी ने एनेक्स किया था। उसके बाद ये पॉलिसी क्या आती, चलो मैं बता ही देता हूँ ये पॉलिसी क्या आती। पॉलिसी मीन्स दैट इफ द रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट और टेरिटरी अंडर द पैरामाउंटसी ऑफ द कंपनी डेड विदाउट ए नेचुरल ईयर। मीन्स इसका यह मतलब है, अगर किसी टेरिटरी पर कोई इंडियन रूलर रूल कर रहा है और उसकी डेथ हो जाती है विदाउट ईयर, मतलब कि किसी बिना उत्तराधिकारी के पहले ही वो मर जाता है, तो जैसे ही वो मर जाएगा तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो किसके अंडर में आ जाएगी, ऑटोमेटिकली ब्रिटिश के अंदर में आ जाती है। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आई होप आप लोगों के ये समझ में भी आ गई। वो इसी पॉलिसी से जो सबसे पहला स्टेट है जो एनेक्स किया था ब्रिटिश ने, वो था सतारा। महाराष्ट्र में एक जगह पर थी सतारा। पहले ट्रेन बोरे, ये तो हम लोग देख चुके हैं 1853 में डलहौजी के टाइम पीरियड पर पहली ट्रेन जो बोरे बंदर से लेकर के थाने के बीच चली थी। पोस्ट ऑफिस एक्ट पूछा जाता है कब पास हुआ था, तो 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पास हुआ था। हिंदू मैरिज एक्ट कब पास हुआ था, तो 1856 में विद्यासागर के सहयोग से। रिवोल्ट ऑफ 1857 को क्या बोलते हैं, सेपोई म्यूटनी बोलते हैं। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द रिवोल्ट 1857, तो कौन कहाँ से, ये मैं आप लोगों को ऊपर बता चुका हूँ। बहादुर शाह जफर खान थे, ये तो लास्ट मुगल
एम्परर ऑफ इंडिया कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। लक्ष्मीबाई कहाँ पर डेड हुई थी? आप लोगों को पता है, ब्रिटिश के द्वारा हुरोज के साथ वो लड़ते हुए। फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास यूनिवर्सिटी, ये कब फाउंड की गई थी? 1857 में। अगर इन्हीं तीनों के अगर हाई कोर्ट पूछे तो हो जाएगा 1862। मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता के हाई कोर्ट पूछे तो 1862 हो जाएगा। यूनिवर्सिटी पूछे तो 1857 हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडियन काउंसिल एक्ट कब पास हुआ था? तो 1858 में पास हुआ था। इंडिगो रिवल्ट कब हुआ था? ये हुआ था 1859 से लेकर के 60 के बीच में हुआ था। इंडियन पिनल कोड कब आया था? ये 1860 में आया था। और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पास कब हुआ था? 1861 में। बने कब थे वो? 1862 में बने थे। भूटान की 7 वार कब लड़ी गई थी? तो 1864 से लेकर के 1865 के बीच भूटान के साथ वॉर लड़ी गई थी। पहली बार दिल्ली दरबार कब लगा था? तो 1877 में लगा था। उसके बाद दूसरा दिल्ली दरबार कब लगा था? 1903 में लगा था। उसके बाद थर्ड दिल्ली दरबार कब लगा था? 1911 में लगा था, जब बंगाल का जो पार्टीशन है उसको रिवोक कैंसिल कर दिया गया था। वर्नाकुलर प्लेस लिटन ने लगाया था और रिपन ने रिमूव किया था। 1878 में लगाया था इसको। सेकेंड एंग्लो अफगान वार कब लड़ी गई थी? 1878 से 1880 के बीच में लड़ी गई थी सेकेंड एंग्लो अफगान वार। डूरंट लाइन वाज फॉर्म द बॉर्डर बिटवीन द अफगानिस्तान एंड ब्रिटिश इंडिया के बीच थी। कौन सी? डूरंट लाइन। आज ये लाइन पड़ती है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच। और कौन सी ट्रिटी साइन हुई थी उस समय? ट्रिटी ऑफ गंडमार्क। आईएनसी कब बना था? एक्टोवियन होम के द्वारा 1885 में। पहला सेशन कहाँ पर हुआ था इसका? WC बनर्जी 1885। अब लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन फाउंड किया गया था। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये याद रखिएगा। उसके बाद आता 1878 में क्या था? ये तो साधारण ब्रह्म समाज। तो साधारण ब्रह्म समाज का फाउंड किया गया था 1878 में। सिंपली ब्रह्म समाज आ जाए तो 1875। सिंपली ब्रह्म समाज हो जाएगा आप लोगों का 1828। मोस्ट इंपोर्टेंट है सिंपली ब्रह्म समाज। ये था 1884 में क्या था? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी फाउंड की गई थी। 1885 में आईएनसी फाउंड की गई थी। और 1887 में देव समाज फाउंड किया गया था। और 1897 में क्या होता? रामकृष्ण मूवमेंट स्टार्ट किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा कलकत्ता से। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंड की गई थी किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905। 1905 में कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट आफ्टर द बंगाल पार्टीशन। इंडियन काउंसिल एक्ट कब पास हुआ था? 1892 में हुआ था। गणेश चतुर्थी वाज रिवाइव बाय द लोकमान्य तिलक एंड बाल गंगाधर कब? 1893। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में। उसके बाद आता कौन था उस समय वाइसराय? लॉर्ड कैनिंग था, बता चुका हूँ। लॉर्ड कर्जन था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनी थी आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, एकजुट होने के लिए, खुद की चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए। तो उसी में एक स्टेप आता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी हम खुद के बनाएंगे। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनती कब बनती है? 1906 में बनती है। उसके बाद आता आप लोगों का इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक द कॉल ऑफ स्वदेशी, जो स्वदेशी की कॉल बुलाया गया था कि स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया जाएगा। तो वो सेशन बनारस का सेशन था। 1905 का टाइम पीरियड था। और किसने उसकी प्रेसिडेंसी की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। इंडियन मुस्लिम लीग वाज फॉर्म एट ढाका, कहाँ पर बनी थी? मोहम्मद अली जिन्ना एंड आगा खान के द्वारा ढाका में 1906 में क्या बनी थी? मुस्लिम लीग। द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट, ये तो आप लोगों को पता ही, सूरत स्प्लिट बोलते हैं। उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट को किसने लीड किया था? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो इनको बोलते हैं लाल बाल पाल। लाल बाल पाल। तो लाल का मतलब हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल का मतलब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। तो याद रखना ये लाल बाल पाल क्या होते हैं? ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। कौन? एक्सट्रीमिस्ट। उसके बाद कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। 1885 में क्या हुआ था? तो आईएनसी बनी थी। 1905 में ये मैंने आप लोग को बता दिया, ये हम लोग देख चुके हैं। 1915। उसके बाद ये भी देख सकते हैं आप लोग। 1911 में क्या हुआ था? बंगाल का जो पार्टीशन था उसको कैंसिल किया गया था। 1911 में दिल्ली बिकेम द कैपिटल, 1911 में अनाउंस हुई थी। और 1912 में दिल्ली इंडिया की कैपिटल बनी थी। उसके बाद 1915 में गांधी जी अराइव होते हैं साउथ अफ्रीका से। 1916 में होम रूल स्टार्ट होता है। और 1916 में BHU की फाउंडेशन स्टार्ट की जाती है 1916 में। मॉडरेट्स जो मॉडरेट्स थे उनको कौन लीड करते थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी, जो 1905 के बनारस के सेशन के प्रेसिडेंट थे। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 वाज पॉपुलरली कॉल्ड मार्लियामेंटो रिफॉर्म। तो आप लोगों से पूछा जाता है कि मार्लियामेंटो रिफॉर्म कब आया था? तो 1909 में आया था। और ये कब पास? इसको बोलते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, मार्लियामेंटो रिफॉर्म, जिसमें मुस्लिम जो होते हैं, वोटर होते हैं, उनको एक
अलग से अपना वोट देने के लिए वैलिड कर दिया गया था कि वो अपना वोट किसी मुस्लिम को दे सकते हैं। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म इसी को बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम वाज क्रिएटेड। ये कब आया था? इसी को ये 1909 में आया था पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के द्वारा। दिल्ली दरबार कब लगा था? 1911 में लगा था। क्यों लगा था? क्योंकि जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी आए थे। कब? 1911 में। तभी 1912 में दिल्ली कैपिटल बनती है। द पार्टीशन ऑफ बंगाल कब? दिल्ली दरबार में ही इसको रिवोक कर दिया जाता है और कैपिटल को शिफ्ट कर दिया जाता है कलकत्ता से दिल्ली में। उसके बाद कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। 1793 में क्या होता? परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। 1798 में सब्सिडरी अलायंस वेलेस्ली के द्वारा। और सबसे पहले किसके द्वारा? डुप्ले के द्वारा। 1806 में वेल्लोर म्यूटनी होता है, देख चुके हैं। 1813 में पहली बार चार्टर एक्ट आता है और 1829 में सती प्रथा को अबोलिश किया जाता है। विद्यार्थी राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड था। दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी कब होती है? 1912 में होती है। इसी को इसने किसने की थी? रासबेरी बोस के द्वारा की जाती है। ए बॉम्ब थ्रोन एट द वाइसरॉय ऑफ लॉर्ड होर्डिंग, तो लॉर्ड होर्डिंग बम कांड कब होता है? 1912 में रासबेरी बोस के द्वारा। रिवोल्ट देख लेते हैं। इंपोर्टेंट लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री आप लोगों को याद रखना। पीएम ऑफ इंग्लैंड कौन थे उस समय? पाम स्टोन थे जब रिवोल्ट हुआ था। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और एम्परर ऑफ इंडिया कौन थे? बहादुर शाह जफर के टाइम पीरियड पर। ये तीनों पूछे जाते हैं। उसके बाद पूछा जाता है दिस वाज फॉट अबाउट द एंड ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंपनी, और यहाँ से जो रूल था डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के पास आ गया था। गांधी जी कब रिटर्न हुए थे? 1915 में हुए थे। साबरमती आश्रम फाउंड किया गया था 1915 में ही इनके द्वारा। और होम रूल लीग स्टार्ट किया गया था तिलक के द्वारा अप्रैल में और एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर में। तत्वबोधिनी सभा किसके द्वारा फाउंड की गई थी? तो ये की गई थी देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा। सत्यशोधक समाज मोस्ट इंपोर्टेंट है। सत्यशोधक समाज किसके द्वारा फाउंड किया गया था? ज्योतिबा राव फुले के द्वारा। गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? ज्योतिबा राव फुले की पुस्तक है। सर्वोदय प्लान किसने स्टार्ट किया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अहमदिया मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। महार मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? पूछा जाता है महार मूवमेंट, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा। थियोसॉफिकल सोसाइटी पूछी जाती है, तो ये कॉलोनियल आलकोट मैडम ब्लातवस्की के द्वारा स्टार्ट की गई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। होम रूल लोग हम लोग ऊपर देख चुके हैं। और अभिनव भारत ने क्या स्टार्ट किया था? बीडी सावरकर। तो अभिनव भारत किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? बीडी सावरकर जी के द्वारा। उसके बाद आता है एनी बेसेंट ने सितंबर में स्टार्ट किया था। और किसने? जो तिलक जी थे उन्होंने अप्रैल में स्टार्ट किया था होम रूल। 1916 में एक दो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए गए थे एनी बेसेंट जी के द्वारा। एक का नाम था यंग इंडिया और एक का नाम था कॉमनवेल्थ। BHU कब बना था? 1916 में बाय द पंडित मदन मोहन मालवीय जी। 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है, ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं। फिर चंपारण वाला ऊपर देख चुके हैं। 1718 खेड़ा मूवमेंट होता है 1918 में। जलियांवाला बाग कांड होता है 1919 में। हंटर कमेटी बनती है। रोलेट एक्ट देख चुके हैं 1919 में बनता है। फिर इसी को रिव्यू करने के लिए जो आप लोग का आता है 1927 में साइमन कमीशन, जिसमें 7 मेंबर होते हैं। खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट होता है? 1919 में बाई मोहम्मद अली एंड शौकत अली, मोस्ट इंपोर्टेंट है खिलाफत मूवमेंट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1919 में। इसी को बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं, जो 1919 में पास होता है। इसी को रिव्यू करने के लिए 1927 में ब्रिटिश की ओर से भेजा जाता है साइमन कमीशन, जिसमें 7 मेंबर होते हैं। कितने? 7 मेंबर। गांधी जी को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है किसका? ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? गांधी जी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट होता है। स्वराज पार्टी कब बनती है? 1923 में भाई चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। विश्व भारती यूनिवर्सिटी किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। 1922 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी स्टार्ट की जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी कब बनती है इंडिया की? 1925 से भाई MN रॉय, मोस्ट इंपोर्टेंट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI। साइमन कमीशन 1927 में अपॉइंट होता है और 1928 में आता है। और जब ये आता है तो इसमें इसका इंडिया में क्या होता है? इसका विरोध होता है। क्यों होता है? क्योंकि सारे के सारे जितने भी मेंबर होते हैं वो इंग्लिश होते हैं, तो इसी वजह से इसका मेन अपोज किया जाता है। तो अपोज करते समय ही लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है आफ्टर द क्या, ये मतलब इनके ऊपर लाठी मार दी जाती है किसके द्वारा? सैंडर्स के द्वारा। और बाकी इसमें यहाँ पर स्लोगन दिया जाता है साइमन गो बैक, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद एक नेहरू रिपोर्ट बनती है, ये 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। और नेहरू रिपोर्ट के अपोज में जो जिन्ना थे वो अलग से अपना एक व्यू रखते हैं, उसको बोलते हैं 14 पॉइंट एजेंडा। इसी को बोलते हैं 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना। पूछे जा सकते हैं कितने पॉइंट थे जिन्ना के? 14 पॉइंट थे। लाहौर सेशन होता है 1929 में। जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट होते हैं। जवाहरलाल नेहरू 1929 में। और पूर्ण स्वराज जो है ना उसको डिक्लेयर किया जाता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस से। ये हमें
क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929 और लाहौर का सेशन होता है, और यही हमारा नेशनल मूवमेंट रहेगा। इसके बाद स्टार्ट होता है फिर कौन सा, जो नमक वाला मूवमेंट था। ट्राई कलर फ्लैग वाज होस्टेड इन 31 दिसंबर 1929 बाय INC। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में होती है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होती है तो 1930 में होती है, और दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होती है, ये होती है आप लोगों की 1931 में, और जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है ये होती है आप लोगों की 1932 में। तीनों आप लोगों को याद रखनी है, 1930 वाले भी, 1931 वाली दूसरी, 1932 वाली तीसरी। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पीरियड पर जो अंग्रेज में थे, जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, मैकडोनाल्ड याद रखोगे, और तीनों याद रखोगे। और तीनों में किसने पार्टिसिपेट किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी तीनों में पार्टिसिपेट किया था। तो ये भी आप लोगों से पूछा जाता है कि तीनों में पार्टिसिपेट किसने किया था। महात्मा गांधी इरविन पैक्ट हम लोग देख चुके हैं, 5 मार्च 1931 को हुआ था, और जो आप लोगों का सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चल रहा था उसको थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। भगत सिंह सुखदेव जी को 23 मार्च 1931 में एग्जीक्यूट किया गया था। एन अरेंजमेंट बिटवीन द BR अम्बेडकर एंड द महात्मा गांधी जी 1932 पूना पैक्ट देख चुके हैं, भीमराव अम्बेडकर जी। उसके बाद है फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, किसके द्वारा की गई थी, तो आचार्य नरेंद्र देव जी के द्वारा एंड जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। और जो इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 1934 में हुई थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है। उसके बाद आता है आप लोगों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पास होता है, तो 1935 पास होता है। इसी के बेस पर आप लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वहाँ डायरेक्टली आर्टिकल ले लिए जाते हैं। साइमन कमीशन जो 1930 में अपनी रिपोर्ट देता है, उसी के बेस पर क्या होता है। और दो चीज़ है, एक तो आप लोगों का साइमन कमीशन की रिपोर्ट तैयार होती है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1932 में होती है इसका रिजल्ट होता है। तो इन तीनों के डिसीजन के बाद ही 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है। उसके बाद आप लोगों को पता ही होगा कि ये भी पूछा जा सकता है कि लाहौर का जो रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो ये किस सेशन में पास हुआ था, तो लाहौर का सेशन था 1940 में। मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन में रिजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान पास होता है, ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर एक पूछा जाता है द ऑफर ऑफ द वायसराय लिन लिथगो, तो इन्होंने ऑफर दिए थे अगस्त के महीने में दिए थे, तो इसलिए बोलते हैं ना अगस्त ऑफर। क्या ऑफर था इनमें, इनमें यही था। तो ये मतलब इंडिया ये एक्सेप्ट नहीं किए थे। जब ये एक्सेप्ट नहीं किए थे तो इनको रिजेक्ट करने के लिए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वाज रिजेक्ट, हमने रिजेक्ट कर दिया था। फिर हमने क्या किया था, एक इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था इन द अपोजिशन ऑफ द अगस्त ऑफर। तो यही पूछा जाता है आप लोगों से कि पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे फर्स्ट थे, और सेकंड कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू सेकंड थे। ऑन द ऑफर इज पॉपुलरली का अगस्त ऑफर के अपोज में ये स्टार्ट किया गया था इंडिविजुअल सत्याग्रह। फर्स्ट विनोबा भावे थे और सेकंड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ये अब से में पूछे गए थे सेकंड वाले। मौलाना आज़ाद हैज रिजेक्टेड द क्रिप्स मिशन इन 1942 विच प्रोमिस द डोमिनेंट स्टेटस टू इंडिया। तो जो मौलाना आज़ाद थे ना, उन्होंने क्या, क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था उसको रिजेक्ट कर दिया था। इसी के बारे में गांधी जी ने बोला था पोस्ट डेटेड चेक, किसको, क्रिप्स मिशन को, जो कब आया था 1942 में। स्टैफर्ड क्रिप्स इसके हेड थे। क्विट इंडिया मूवमेंट हम लोग देख चुके हैं 1942 ग्वालियर टैंक। उसके बाद आता है द नेशनल आर्मी, ये कहाँ पर बनी थी, ये बनी थी आप लोग की 1942 में, और कब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। 1943 में क्या बनती है, सेटअप द प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो आप लोगों से पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई जाती है वो कहाँ पर बनाई जाती है, सिंगापुर में बनाई जाती है। किस ईयर में बनाई जाती है, तो 1943 में बनाई जाती है। मुस्लिम लीग का जो पूछा आप लोगों से, डिवाइड एंड क्वाइट का जो स्लोगन है ये इन्होंने किस में अडॉप्ट किया था, तो कराची सेशन था 1943 का सेशन था। IN के जो प्रिजनर थे तो उनको जो ट्रायल चला था तो कहाँ पर चला था, रेड फोर्ट में चला था। कब चला था, 1945 में चला था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज बनती है, दिसंबर में बनती है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उसको प्रेसिडेंट उसके इलेक्ट किए जाते हैं। और उसका जो पहला सेशन होता है उसको मुस्लिम लीग बाइकआउट कर देती है। नेक्स्ट आता है द ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर मेड ए लैंडमार्क अनाउंसमेंट दैट ब्रिटिश वुड, तो ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अनाउंस कर देते हैं कि जून 1948 से लेकर के ब्रिटिश इंडिया को छोड़ देगा। उसके बाद नेक्स्ट वाइसराय आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, वो अपॉइंट करते हैं, क्या करते हैं, एक वाइसराय बनते हैं 1947 में, और वो प्रेजेंट करते हैं माउंटबेटन प्लान। तो आप लोगों से पूछा जाता है किस प्लान के बेस पर इंडिया का डिवाइड हुआ था, तो माउंटबेटन प्लान था जिसमें क्या होता है, इंडिया का पार्टीशन होता है। और थर्ड कब होता है, 3 जून 1947 को पार्टीशन होता है, जिसको दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस पार्टीशन को कांग्रेस भी एक्सेप्ट कर लेती है और मुस्लिम लीग भी एक्सेप्ट कर लेती है।
फिर पार्लियामेंट में एक बिल रखा जाता है, 4 जुलाई को बिल रखा जाता है और ये 15 जुलाई को बिल पास भी हो जाता है। फिर 16 जुलाई को इसको साइन भी कर देते हैं, 2-3 दिन बाद जो भी साइन करने होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है 15 अगस्त 1947 को, और उससे एक दिन पहले पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया जाता था 14 अगस्त को। तो इतने फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। डिक्लेयर करने के बाद ये पूछा जाता है आप लोगों से, जो रियासतें थी, तो कितनी रियासतें थी? 562 प्रिंसली स्टेट थी। कुछ तो ऑटोमेटिकली इंडिया में मर्ज हो गई थी, लेकिन कुछ को मर्ज करने के लिए बहुत ही मेहनत की गई थी। तो किसके द्वारा? आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा कुछ प्रिंसली स्टेट को ज्वाइन किया गया था, वो ज्वाइन नहीं होना चाह रही थी। तो वही पूछागा आप लोगों से, तो किसने उनको हेल्प की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो बोलते कौन थे? भारत के पहले होम मिनिस्टर जी थे और इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, और इन्हीं को क्या बोलते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो ये आप लोगों के सारे फैक्ट मैंने मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट कवर करवा दिए हैं। अगर अभी भी कोई भी फैक्ट रहता है तो मैं आप लोगों को छोटी सी कोई शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। ऑलमोस्ट मेरी तरफ से आप लोगों के 1000 की सीरीज खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट सीरीज आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर देना। ज्योग्राफी चाहिए या फिर आप लोग इकोनॉमिक्स चाहिए या करंट चाहिए या कंप्यूटर चाहिए। इसकी पीडीएफ मैं दोनों जगह प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में भी, और आप लोगों का जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर भी पिन कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जिससे जो यूट्यूब की जो एल्गोरिथम है उसको पता चल जाता है कि कौन सी वीडियो ज़्यादा लाइक हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी बेल आइकन दबा सकते हो जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ। और एफसीआई वाले कैंडिडेट थोड़ा सा ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। आप लोगों का एग्ज़ाम जल्दी होगा, रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।